हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। हमने क्लास 12th का पार्ट देखा था, 7th पार्ट पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, और उसके अंदर जो है हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी ऑक्सीजन की, सल्फ़र की, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की, ठीक है। और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इन सब की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरीके से जो है एक दूसरे से डिफ़र करती है, और हमें काफ़ी अच्छे से जो है ये समझ भी आ गया। चलिए, मुझे कमेंट सेक्शन से भी पता चला आप लोगों को काफ़ी ठीक तरीके से समझ आया है, और काफ़ी स्टूडेंट्स की अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट भी रही हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर को हमें काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज़ एक एक एलिमेंट को समझ पाना थोड़ा सा जो है लॉन्ग टाइमिंग ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है, बिकॉज़ इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। उसके बाद में हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ना है। अभी हम इसी के पी ब्लॉक एलिमेंट के 16th ग्रुप में आए हैं, तो बेटर होगा कि पहले हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में हम जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर वो है हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि हमने पीछे स्टडी कर ली इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, किस तरीके से एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ में जो है प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमने पिछले वाला जो हमने ग्रुप किया था, जो कि था हमारा ग्रुप नंबर 15, उसके अंदर भी जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ को, किसकी? नाइट्रोजन की। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पीछे उसमें देखा था नाइट्रोजन के अंदर, उसके अंदर ये था कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं नाइट्रोजन की वो डिफरेंट होती हैं किससे? बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब से, ठीक है भाई। यानी कि जो भी नीचे के एलिमेंट जो भी होंगे, जैसे इसके जो साथ के ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है, और इसकी जो है कुछ हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मिलती हैं। वो क्यों होता है? वो होता है इनके साइज़ की वजह से, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें एनोमेलस प्रॉपर्टी जो होती है ऑक्सीजन की, वो और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में सेकंड पीरियड जो होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज़ होता है वो होता है स्मॉल, यानी कि इसका होता है स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ होने के साथ साथ में इसके अंदर क्या होती है? इसकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से ये बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट शो करते हैं, ठीक है। और उन डिफरेंट शो होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सबसे कुछ डिफरेंट रहती है, ठीक है भाई। चलिए, एक चीज़ और है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज़ होने का एक हमारे पास में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। मतलब स्मॉल साइज़ और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इनके जो कुछ कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट आती हैं। जैसे कि हम देखें कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है H2O में, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके का जो कंपाउंड बनता है वो बनता है H2S, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि H2O के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है, H2S के अंदर ऐसा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? वही बिल्कुल स्मॉल साइज़ और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही क्या होता है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट शो करता है अपने बाकी के ग्रुप के एलिमेंट से। वो क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलिए भाई, अब देखते हैं एक और जो इसमें एनोमेलस प्रॉपर्टी का कारण आता है, वो ये है कि जो ऑक्सीजन है उसमें एब्सेंस होती है डी ऑर्बिटल की। यानी डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं इसके अंदर एब्सेंट रहती हैं। कैसे रहती हैं? ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 और 2p4 हो गई है, ठीक है। यानी 4 पी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसमें डी ऑर्बिटल्स होती नहीं है। अगर इसमें डी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं अगर प्रेजेंट रहती है तो उसकी भी अगर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इसके अंदर रहती तो उसके कारण भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज आती। अब इसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो इसकी जो हम कह सकते हैं कोवैलेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही एक्सटेंड कर सकती है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती है। और 4 भी बहुत रेयर चांसेस में रहती है। मोस्ट प्रोबेबली जिसकी कोवैलेंसी है
वो मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ में आती है वो होती है 2। ठीक है भाई, यानी कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं अगर एब्सेंट नहीं है तो इसके कारण इसकी जो कोवैलेंसी है वो 4 तक ही रहती है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ में होती है वो होती है 2। जबकि अगर हम इसके और ग्रुप के जो एलिमेंट्स देखें, जैसे कि ऑक्सीजन के बाद में सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये अपनी कोवैलेंसी को 4 से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 4 से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर डी ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाती है और कुछ एलिमेंट्स के अंदर तो एफ ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ना होने की वजह से ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम देखते हैं इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो आता है, जो ऑक्सीजन है उसकी रिएक्टिविटी। ऑक्सीजन की हम रिएक्टिविटी देखेंगे किसके टूवर्ड्स, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन देखेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के साथ देखते हैं कि हाइड्राइड्स भी अगर बन रहे हैं तो इसके किस तरीके के बनेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो इसके हाइड्राइड्स बनते हैं ऑक्सीजन के, वो कौन से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो फॉर्मूला जो इनका रहता है वो होता है H2E, यानी इस फॉर्म के हाइड्राइड्स बनते हैं, जिसमें E जो है हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, यानी कि इनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो नॉर्मली इसी ही कंडीशन के बनते हैं, H2E फॉर्म के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम देखेंगे कि अगर हाइड्राइड हमारे पास में, जैसे मान लेते हैं H2S है, ये H2SE है एंड H2TE है, H2PO है। ठीक है भाई, आप देखेंगे जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करते जाएंगे, डाउन दी ग्रुप जैसे हम मूव करेंगे, जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता जाएगा, इंक्रीज़ इन एसिडिक कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिक्रीज़ इन बॉन्डिंग, यानी कि जो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी है, जो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होने की वजह से इनका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है डाउन द ग्रुप। ठीक है भाई, ये मेन रीज़न होता है इसका। ठीक है, ओइंग टू द स्टेबिलिटी की भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती रहती है। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड्स की, वो भी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। यानी कि जो जैसे जैसे क्या होता जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी, वैसे वैसे जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड्स की, वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। और ये है इनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ जो कि ये हाइड्राइड्स के साथ में शो करते हैं। ठीक है भाई, मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि इनके एसिडिक कैरेक्टर जो है मेनली H2S से लेके H2PO, यानी हाइड्राइड जो होंगे इसके सल्फ़र से लेके पोलोनियम तक के, उसमें जो इनके एसिडिक कैरेक्टर हैं वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़। और मेन हमें याद रखना है क्यों इंक्रीज़ होते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से इनके जो एसिडिक कैरेक्टर हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। नेक्स्ट हमें जो देखना है, इनकी रिएक्टिविटी विद देखनी है ऑक्सीजन, यानी कि ये रिएक्टिविटी अपनी ऑक्सीजन के साथ कैसे शो करेंगे। ऑब्वियसली एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हम ऑक्सीजन की देख रहे हैं, लेकिन रिएक्टिविटी जो है, ये रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ये हम पूरे ग्रुप की देखी है, तो बिल्कुल वैसे ही हम बाकी की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, वो भी हम पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ही इनकी डिस्कस करेंगे। चलिए भाई देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ किस तरीके की रहती है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो इसके अंदर नॉर्मल जो भी कंपाउंड बनेंगे वो इस ग्रुप के साथ में किस तरीके के बनेंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज हर एक की अपनी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेबिलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अब इसमें जो है इस तरीके का कंपाउंड बनेगा H2E, तो इसके अंदर जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो 2 तरीके के बनते हैं, एक तो बनते हैं EO2 और एक बनते हैं EO3। ठीक है, EO2 और EO3 टाइप दोनों तरीके के बनते हैं। E ऑब्वियसली हमें पता है E कौन कौन से होंगे, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये है E की जगह पे जो भी हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मेनली जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो जो है ऑक्सीजन का ओजोन बनता है यहाँ पे, एक बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है, रिएक्टिविटी होती है, उसमें ये जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट तो होते हैं गैसेस के। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सेलेनियम डाइऑक्साइड एंड दैट इज़ SeO2, और ये जो होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड ये होता है सॉलिड। ठीक है भाई, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है डाइऑक्साइड की वो डिक्रीज़ होती जाती है, जैसे कि SO2 बन गया हमारा। ठीक है,
उसके बाद में SeO2 बन गया, उसके बाद में TeO2 बन गया, POO2 बन गया। तो इनकी जो हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी डाउन द ग्रुप। और जो TeO2 है एक तरीके का बहुत सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है इसको, ठीक है। इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही है। TeO2 को एक तरीके से बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। अब EO2 टाइप के तो हमने देख ली हैं। अब जैसे ही हम अगर EO3 टाइप के देखते हैं तो उसके अंदर मोस्टली जो भी कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं SO3, SeO3 और TeO3, ठीक है। और ये जो दोनों टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। EO3 वाले जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, SO3 की उसमें होती है, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। SO2 के अंदर जो बनते हैं EO2 वाले जो कंपाउंड्स बनते हैं वो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी में माने जाते हैं, ठीक है भाई। ये है हमारी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब देखेंगे हम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन भी जब इनके अंदर आती है इसमें भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और जानने को मिलती हैं जो कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन की अलग होती हैं और जो हम कह सकते हैं कि बाकी के जो प्रोडक्ट्स, बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसमें जो हैलोजन्स बनते हैं वो 3 तरीके के बनते हैं और तीनों ही जो होते हैं हर तरीके से अपने कुछ ना कुछ यूजेस में काम में लिए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक जो हम कह सकते हैं, पहला जो इसके अंदर हैलोजन बनेगा वो बनेगा EX2, दूसरा बनेगा EX4 और जो लास्ट बनते हैं वो बनते हैं EX6 टाइप के, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब यूज़ में लिए जाते हैं। E जो है इज़ एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, जबकि X जो है हमें पता है कि कौन से होंगे, हैलोजन होंगे। हैलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। और E जो है हमारे पास में सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये इसके अंदर E की वैल्यूज़ होंगी, यानी E की जगह ये प्लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ ये है कि इसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है हैलाइड्स की वो डिक्रीज़ होती जाती है ग्रुप में, ठीक है, इन दी ऑर्डर। जैसे कि हमें पता है कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, बिल्कुल इसी तरीके से जो है इनकी जो हैलाइड्स की जो बनने के बाद जो इनकी टेंडेंसी होती है, जो स्टेबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि हेक्सा हैलाइड्स जो हैं, हेक्सा हैलाइड्स या फिर हम कह सकते हैं हेक्सा फ्लोराइड्स जो हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स जो हैं वो ओनली स्टेबल हैलाइड्स होते हैं इसके। ऑल जितने भी हेक्सा हैलाइड्स होंगे वो सब के सब जो जितने भी इस ग्रुप के हेक्सा फ्लोराइड्स बनेंगे वो सब के सब गैसियस नेचर के होंगे और उनकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड जो बनता है वो एक्सेप्शनली जो है एक्सेप्शनली स्टेबल होता है बिकॉज उसके अंदर स्टेरिक रीजन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी SF6 का हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये जो है थोड़ा एक्सेप्शनली स्टेबल होता है बिकॉज इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर यूँ कहें स्टेरिक रीजन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इसमें जो है ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं फ्लोरीन वगैरह के, तो इस वजह से उसके रहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ ये है कि इस ग्रुप के जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स बनेंगे वो सब गैसियस नेचर के होंगे और सबकी ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है भाई। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था जानने के लिए। एक चीज़ और आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि जो इसमें टेट्रा फ्लोराइड्स बनते हैं, जैसे कि हमने कहा SF4 बन गया हमारे पास में, SCF4 बन गया और TeF4 बन गया, तो SF4 जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर होगा, SCF4 जो होगा सेलेनियम के लिए वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा और जो TeF4 है वो हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। और इन सभी फ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp3d। कौन से फ्लोराइड्स की? SF4, SCF4 और जो है TeF4 की, ठीक है भाई। इन सब की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है भाई। ये इनकी जो है स्ट्रक्चर होगी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अभी तक की आपके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल, जैसे कि हमने एनोमलस प्रॉपर्टीज़ जो इसकी पढ़ी हैं। अब हम इसमें जो है कुछ कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे ऑब्वियसली जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डाईऑक्सीजन यानी O2, ठीक है। डाईऑक्सीजन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। हमें पता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है बिकॉज़ वो हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी। जिसने भी नहीं देखी है जल्दी से जाके वो वीडियो देखिए, उसके अंदर हम देख चुके हैं कि डाईऑक्सीजन की नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले डाईऑक्सीजन को लेबोरेटरी में
काफ़ी तरीक़ों से ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे कि हमें इसे क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स के साथ में जिनमें क्लोरेट्स हों, नाइट्रेट्स हों या परमैंगनेट्स हों, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3 का, उसको हमने हीट कर दिया है, ठीक है। उसको हमने हीट किया किसके प्रेजेंस में, MnO2 के प्रेजेंस में। तो जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनता है वो बनता है KCl + O2, ठीक है भाई। पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में हमारे पास में ऑक्सीजन बन जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड को ऑब्वियसली सेपरेट कर लिया जाता है और बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर काम में ले लिया जाता है। अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। Cl यहाँ एक है, एक यहाँ है, O यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो हम इसको 3 2 6 हो गए, तो ये 2 3 6 हो गए, ठीक है। लेकिन पोटेशियम यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ 1, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। ये हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन और कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन है एक थर्मल डिकम्पोजिशन से। थर्मल डिकम्पोजिशन किसका करना होता है, हमें ऑक्साइड्स का करना होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, और वो भी क्या है, लो टेम्परेचर या फिर यूँ कहें कि ऐसे ऑक्साइड्स के साथ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लो पोजीशंस पे प्रेजेंट हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सिल्वर का ऑक्साइड, ठीक है। ऑब्वियसली सिल्वर ऑक्साइड जो होता है किसके अंदर, फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। ये हमने ले लिया, इसमें सिल्वर जो है सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इसे बैलेंस कर सकते हैं आप, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने इसे बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 4 आ जाएगा, तो फिर हमें इसे भी 4 कर देना चाहिए, ठीक है भाई। ये हो गई है हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरीके से अगर हम एक और लेना चाहें तो हम मरकरी का ऑक्साइड ले सकते हैं। उसे हम कह सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो मरकरी जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगी और डाईऑक्सीजन हमें अवेलेबल हो जाएगा। डाईऑक्सीजन इज़ अ गैस, ऑब्वियसली ये सबको पता होना चाहिए कि नॉर्मल है ये, तो डाईऑक्सीजन इज़ अ गैस। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 2 यहाँ, हाइड्रोजन 2 मरकरी 2 और ये मरकरी यहाँ, मरकरी इज़ इन लिक्विड फॉर्म, HgO दैट इज़ मरकरी ऑक्साइड इज़ इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है भाई, हो गया ये। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियली डाईऑक्सीजन को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द एयर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिमूव कर दिया जाता है और जो है ऑक्सीजन को जो है सेपरेट आउट कर लिया जाता है, और जो रिमेनिंग गैसेज होती हैं उनको लिक्विफाइड कर दिया जाता है। जो लिक्विफाइड करने से सेपरेट हो जाते हैं उन्हें लिक्विफाइड कर दिया जाता है, और जो फ्रैक्शनली डिस्टिल हो जाती हैं, जैसे कि हमें डायनाइट्रोजन हो गई, ठीक है, उनको फ्रैक्शनली डिस्टिल कर दिया जाता है और डायनाइट्रोजन और डाईऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर लिया जाता है, ठीक है भाई। ये है हमारी इसकी प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। प्रॉपर्टीज़ किसकी डिस्कस कर रहे हैं हम, थोड़ा सा ये है कि खोइए मत टॉपिक के अंदर, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, ओके। प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करें डाईऑक्सीजन की। डाईऑक्सीजन क्या है, एक तरीके की कलरलेस, ऑल्सो ऑर्डरलेस गैस होती है डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन में कोई तरीके का कलर नहीं होता, कोई तरीके की स्मेल नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, नॉर्मली सॉल्युबल हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। और जो है कि सफिशेंटली वाइटल सपोर्ट, मतलब कह सकते हैं कि ऑब्वियसली वाटर में सॉल्युबल होती है। इसका हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैरीन जो भी या फिर मैरीन या फिर जो भी एक्वेटिक लाइफ के एनिमल्स हैं उन सबको ऑब्वियसली ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही होती है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, ठीक है। इट लिक्विफाइज एट 90 के टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर लिक्विफाई हो जाती है। फ्रीजेज एट 55 के अंदर फ्रीज हो जाती हैं। 3 जो है इसके आइसोटोप होते हैं, O16 हो गया है, नेक्स्ट है O17 एंड नेक्स्ट है O18। 3 आइसोटोप होते हैं इसके, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है O2 क्या होती है, इज़ यूनिक बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो अब ये हमने नॉर्मल इसका डिस्कशन कर लिया है अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़। अब थोड़ा सा और इसके डीप में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन शो करता है, यानी कि अगर हम इसे काफ़ी सारे मेटल्स के साथ में, नॉन मेटल्स के साथ में, अदर कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो इसकी रिएक्शन किस तरीके की रहती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन को अगर हम कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये नियरली मेटल और नॉन मेटल के साथ में ईजिली रिएक्ट कर लेता है एक्सेप्ट सम मेटल, जैसे कि हमारे पास में हो गया प्लेटिनम हो गया, हमारे पास में गोल्ड हो गया, और कुछ नोबल गैसेस हैं उनके साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, बाकी सब मेटल्स और नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट इज स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक होते हैं, जो कि हमें सस्टेनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक इन द सेंस कि इसके अंदर हीट काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हम इसे लेड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन, तो ये बनाता है P4O10 का एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको अगर हम पहले हम ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 आ गया और फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम इसे बैलेंस करेंगे P4O10, तो 5 to 10 और 5 to 10, तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ हो गया ये 5 to 10 और ये भी 10, हो गई है हमारी इक्वेशन बैलेंस। इसे अगर हम मीथेन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है मीथेन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर, ठीक है भाई। और ये हो गया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 है यहाँ पे भी 2 है, फिर ये 3 आ गया, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 3 to 6। ओके वेट, CH4 पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 to 4 हो गया, और ये 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे ये 2 और ये 2 4 हो गए, तो यानी कि हमें इसे 2 कर देना है। ये हो गए 4, हाइड्रोजन भी यहाँ हो गए हैं 4, हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस, ठीक है। अब देखिए सब कंपाउंड्स आर कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर देखते हैं एग्जाम्पल। कैटालाइटिकली ऑक्साइड्स जो है वो ऑक्साइड्स कह सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे कि SO2 के साथ में O2 रिएक्ट करवाया, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन करवाते तो हमारे पास में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है एक तरीके से ये, उससे हमारे पास में सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन बैलेंस करते हैं। ये 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 2 2 4 हो गए ना, तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 3 6 और ये 4 5 6। ओके, इट्स बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं HCl के साथ में अगर O2 रिएक्ट करता है तो किसकी प्रेजेंस में करता है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर डाइक्लोराइड की, तो बनेगा Cl2 प्लस हमारे पास में बन जाएगा H2O, जो कि एक बहुत नॉर्मल सी रिएक्शन है। इक्वेशन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 है यहाँ, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। ओके, लेट्स जस्ट बैलेंस दिस। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, तो हम इसे यहाँ पे 2 लिख देते हैं। हमारे पास में ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, तो हाइड्रोजन 4, और Cl भी यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो यहाँ 2 है, तो ये 2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। ये है नॉर्मल इसका डिस्कशन। अब हम एक बार इसकी थोड़ी सी जो है यूजेस देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूजेस हर एक कंपाउंड के आपको डिस्कस करके जाने हैं। हर एक कंपाउंड के अपने यूजेस ज़रूरी रहते हैं। सबसे पहले कि इसकी जो प्रिपरेशन है और प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके साथ साथ उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसकी यूजेस रहते हैं, ठीक है भाई। तो इसकी यूजेस में सबसे पहले देखिए कि ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये चीज़ बताने वाली नहीं है कि ऑक्सीजन का यूज़ रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारी एयर के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कंबशन प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या है, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग के अंदर यूज़ में लिया जाता है। बहुत से मेटल्स बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, पर्टिकुलरली स्टील्स बनाने में ऑक्सीजन का यूज़ लिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को वाइडली यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, ये सभी को पता होगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन सांस की जिसे भी प्रॉब्लम हो उसे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग्स वगैरह के अंदर भी जो है ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका यूज़ किया जाता है। माउंटेनियरिंग जो होती है उसके अंदर सभी यूज़ करते हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, NH2 जिसे कि ऑब्वियसली NH2 उसका फॉर्मूला है, इन लिक्विड ऑक्सीजन में किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड्स ट्रमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स जो भी होती हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने नॉर्मल डिस्कशन किया। किसका डिस्कशन किया है भाई, नॉर्मल हमने डिस्कशन किया इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है हमने, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिफरेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स, ये डिस्कस किया, और डाइऑक्सीजन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छे समझ आया और कौन सा नहीं आया है, ठीक है भाई। जो भी न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें कौन कौन सी वीडियोज़ मेरी चैनल पर डल रही हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।